नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, द्वारका में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। आमतौर पे लोगों को बड़े सारे मंशाएँ होती हैं और कन्फ्यूजन्स होती हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप हर उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे वो सारे डाउट्स, वो मिथ्स, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। वैसे देखा जाए तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि पूरा कोई चीज़ रिप्लेस कर दी जाए, बट नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली रिप्लेसमेंट नहीं होता, पूरा घुटना चेंज नहीं होता है। उसमें सिर्फ जो उसकी हड्डियों की परत होती है जो ख़राब हो जाती है, जिसमें कार्टिलेज यानी कि ग्रीस होती है जो वो ख़त्म हो जाती है, उस लेयर को हम रीसर्फेस कर देते हैं या उसको चेंज करते हैं, ना कि पूरा जॉइंट रिप्लेस करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि ये कोई पूरा जोड़ बदल देने का ऑपरेशन नहीं है। इसमें जो ख़राब जोड़ का हिस्सा है, उसको, जो डैमेज पोर्शन है, उसको हम एक रीशेप करके उस पर एक इम्प्लांट लगा देते हैं, एक मेटल का इम्प्लांट लगाते हैं, जिस प्रोसीजर को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। वैसे तो देखा जाए नी आर्थराइटिस जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, कई सारे कारण हैं जिसके पीछे जेनेटिक रीजंस भी हैं, ओबेसिटी भी है, डायबिटीज़ भी है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और जब धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ता चला जाता है, यानी कि जब वो एंड स्टेज पे आ जाता है या एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, वो ऐसा स्टेज है जिसमें आमतौर पे पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो भी पेशेंट हमारे ओपीडी में आएगा और उसको नी का पेन है तो हम सीधा उसको आर्थराइटिस के लिए नी रिप्लेसमेंट बता देते हैं। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, उसकी स्टेजिंग होती है कि कौन सी स्टेज पे आर्थराइटिस है और उसके हिसाब से उसको इलाज बताया जाता है। अमूमन नी रिप्लेसमेंट को हम एक लास्ट ऑप्शन मानते हैं, बट जब हमारे पास पेशेंट सारी अदर ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करके आता तो कई बार हम उसको पहले दिन ही बता देते हैं, क्योंकि उनकी आर्थराइटिस इतना ज़्यादा सीवियर है और वो सारे अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट अपना चुके हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स को हम पहले दिन ही नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। तो अगर हम जॉट डाउन करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनको हमें नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करना पड़ता है, ये वो सारे पेशेंट्स हैं जिनको लास्ट स्टेज आर्थराइटिस है, यानी कि स्टेज 4 नी आर्थराइटिस है। उसके पीछे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, या जो ब्लड में आर्थराइटिस होता है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। और ऐसा आर्थराइटिस उस स्टेज पे पहुंच जाए जिसमें आपकी रोज़ की एक्सरसाइज, नी सपोर्ट पहनना, पेन किलर खाना, फिजियोथेरेपी कराना, ऑयल मसाजिंग करना, ये सारी जो इलाज है, ये सब करने के बावजूद भी आप अपनी डेली एक्टिविटीज़, जिसमें कि रोज़ का उठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ड्राइविंग करना, वॉकिंग करना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, ये सब चीज़ें ना कर पाएँ, वो सारे पेशेंट्स आमतौर पे नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं। तो जहाँ भी आर्थराइटिस बियॉन्ड रिपेयर हो जाए, जहाँ भी पेन इतना हो जाए कि वो दवाइयों से, एक्सरसाइज से, मसाजिंग से या और किसी तरीके के इलाज से ठीक ना हो, उन सब पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत होता है। तो आज हम एक मॉडल पे आपको ये समझाएंगे। अभी ऐसे आप देखिए, ये हमारा एक जॉइंट रिप्लेसमेंट का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर का बोन है जिसको हिंदी में साथल कहते हैं, या इंग्लिश में फीमर कहते हैं, या थाई बोन कहते हैं। ये फीमर बोन है। ये नीचे वाला जो लेग का बोन है जिसको हम टिबिया कहते हैं, इन दोनों बोन्स के बीच में ये जॉइंट बनता है। तो अगर आप देख सकते हैं, एक ये गोल्ड कलर का एक ये मेटल का पार्ट देख सकते हैं जो फीमर बोन के ऊपर है, और एक नीचे जो बोन है टिबिया, उसमें भी एक ये पार्ट है जिसको हम अलग से देख सकते हैं। ये एक टिबियल सपोर्ट होता है, और बीच का एक पोर्शन है जो ये प्लास्टिक मटेरियल होता है, यानी कि ये हम इन दोनों बोन्स के बीच में एक नया जोड़ का काम करता है। जैसे आप इसको वापस आर्टिकुलेट कर रहे हैं, देखिए अब ये तीन जो पोर्शन है, ऊपर का एक मेटल पार्ट, नीचे का एक सपोर्ट पार्ट मेटल का, और बीच में वाइट पोर्शन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें ये सारी नी बेंडिंग वगैरह और थोड़ा रोटेशन, ये सब नेचुरल नी मूवमेंट्स इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स पे होते हैं। तो इन तीनों को हम मिला के नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ऑफ कोर्स आप साथ से देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि ये कंप्लीट जोड़ को रिप्लेस नहीं करते हैं। इसमें ये वाला कैप लग जाता है, नीचे वाला सपोर्ट कैप लगता है, बीच का ये वाइट पोर्शन होता है। इन तीनों को हम रीसर्फेसिंग, एक सही वर्ड है रिप्लेसमेंट के बजाय, इन तीनों कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं।
आमतौर पे दो तरीके का मेटल यानी कि अलॉय अवेलेबल है मार्केट में, जो कि टाइम टेस्टेड है, जिसकी क्लिनिकल स्टडीज़ भी बहुत लंबी हैं। 20 साल से ऊपर का उनका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल देखा गया है। सो जैसे आप ये देख रहे हैं गोल्ड कलर का, एक्चुअली ये गोल्ड नहीं होता है, इसमें टाइटेनियम नाइट्राइट होता है और ये वाला नीचे वाला पोर्शन भी उसी टाइटेनियम नाइट्राइट का बना हुआ। सो ये एक ऐसा इनर्ट मटेरियल है जो कि बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है, इनर्ट है, जो बॉडी में यूज़ हो सकता है। और कहते हैं कि इसकी जो क्लिनिकल स्टडीज़ में इससे जो मेटल एलर्जी का जो कंपोनेंट होता है वो भी सबसे लोएस्ट है। हम आमतौर पे हज़ारों पेशेंट्स में भी शायद ही एक कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको इस मेटल से एलर्जी हो। और एक इससे इन्फीरियर मटेरियल होता है, कोबाल्ट क्रोमियम कहते हैं जिसको। इन्फीरियर इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो चलता नहीं है, वो भी 10 से 15 साल का उसका लाइफ होता है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा निकल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जिन पेशेंट्स को पहले ही किसी तरीके का एलर्जी हो, चाहे वो फूड एलर्जी, कपड़े का एलर्जी या किसी डिटर्जेंट से या किसी और पदार्थ से एलर्जी हो, उन पेशेंट्स में हम यूजुअली टाइटेनियम एडवाइस करते हैं। या थोड़ा यंगर पेशेंट हो उसमें भी हम टाइटेनियम एडवाइस करते हैं रादर देन कोबाल्ट क्रोमियम, बिकॉज टाइटेनियम का लाइफ भी थोड़ा कोबाल्ट क्रोमियम से ज़्यादा होता है। तो ये दो मेन मटेरियल हैं जो यूज़ होते हैं। बाकी कई कंपनीज ऐसी हैं जो एक ऑक्सीडाइज जिरकोनियम करके एक एलॉय होता है वो यूज़ करते हैं, उसका भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रिजल्ट है जैसा ये टाइटेनियम नाइट्राइट का है। तो कुल मिला के 2 या 3 ऐसे मटेरियल हैं। आजकल सिरेमिक इम्प्लांट्स भी आने शुरू हुए हैं, इंडिया में अभी कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट हुआ है, बट आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि ऐसे और नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें वियर एंड टियर और कम होता चला जाएगा और उसका लाइफ और बढ़ता चला जाएगा। बट इम्प्लांट की क्वालिटी एक बात है, उसको सर्जरी को करना एक अलग बात है। दोनों कॉम्बिनेशन जब बहुत अच्छे होते हैं तब जाके पेशेंट को एक सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट मिलता है और वो लंबे समय तक उसको पेन फ्री तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक लेमन टर्म्स में हम उस चीज़ को खासकर बताना चाहेंगे कि इसमें एक मेजर डिफरेंस आता है। अगर हम एक जो कन्वेंशनल टेक्निक है जो बहुत सालों से चली आ रही है उसको हम MPP या मीडियल पैरापेडलर अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि थाई मसल को कट करके जॉइंट को ओपन करते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। और एक नया नोबल टेक्निक है जिसमें हम उस मसल को कट नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसको स्लाइड करके फ्लिप कर देते हैं और सर्जरी करके बाहर आ जाते हैं बिना मसल को कट किए हुए। तो जो ये नो मसल कट वाला टेक्निक है ये सबसे कम पेन देता है पेशेंट को और सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन में फास्टर होता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हम नो मसल कट वाला टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में सब वेस्टिस अप्रोच भी कहते हैं, उससे पेशेंट का रिकवरी फास्टर हो जाता है, बिकॉज उसमें कोई भी मसल कट नहीं होता, पेन भी कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है किसी पेशेंट के लिए कि उनकी अर्ली और फास्टर रिकवरी के लिए अगर वो नो मसल कट टेक्निक से सर्जरी कराते हैं तो निश्चित है कि उनका रिकवरी नॉर्मल टेक्निक से जल्दी होगा और फास्टर होगा। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो बड़े सारे सर्जरी से पहले के कुछ जांचें होती हैं वो हम चेक करते हैं ताकि बॉडी का जो बेयरिंग कैपेसिटी है, मेडिकल कंडीशन है, वो हम जान सकें, जिसमें हार्ट, लंग, किडनी और बाकी सारे ऑर्गन्स का कंडीशन देखते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या वो पेशेंट सर्जरी कराने लायक है या नहीं है। खासकर ये और इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम दोनों नी रिप्लेसमेंट एक साथ कर रहे हों। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया हमने बना रखे हैं, जैसे कि किसी का वजन 85 kg से ऊपर हो, 85 किलो से ऊपर हो, या किसी का BMI हम कहें 40 से ऊपर हो, और किसी का एज 75 प्लस हो, किसी का हार्ट या लंग से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम हो, और किसी का शुगर भी अनकंट्रोल्ड हो। तो ऐसे कई सारे डेंजर साइंस होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, जिसमें हम अगर उनको दोनों भी चाहिए तो भी हम 1 बाय 1 जाते हैं ताकि पेशेंट का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एनी हाउ जब भी हम ये डिसाइड करते हैं और पेशेंट को फिटनेस मिल जाता है तो सर्जिकल टेक्निक में सर्जरी से पहले नी का प्रिपरेशन होता है, थोड़ा सा ब्लड थिनर दिया जाता है, एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है और उसके बाद भी पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है। आमतौर पे एक नॉर्मल रूटीन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में 20 to 30 मिनट्स एक एवरेज टाइम है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो या बहुत टेढ़ापन हो तो 40 से 50 मिनट भी लगता है, बट लेस देन 40 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द नी रिप्लेसमेंट सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और इस प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो कुछ घंटों में चला जाता है
और पेशेंट को हम पहला वॉक यानी कि फर्स्ट टाइम उसको सर्जरी के बाद चला सकते हैं। अगर हमने सिंगल साइड किया है तो हम 2 से 3 घंटे में चला सकते हैं, और अगर हम दोनों साइड किया है तो 5 से 6 घंटे में हम उनको पहला वॉक दिला सकते हैं। और अमूमन पेशेंट 3 to 5 डेज हॉस्पिटल में होता है सर्जरी के बाद। उसमें हम हर तरीके की जो मूवमेंट्स हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सिटिंग से स्टैंडिंग करना, बैठना, उठना, वॉशरूम जाना, वॉकिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हम उनको धीरे धीरे ट्रेन कराते हैं। और फिर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स रेगुलर फिजियोथेरेपी करा के पेशेंट को फुली रिहैबिलिटेट करते हैं। ये हम मान के चलें कि 2 to 3 वीक्स में उनका स्टेयर क्लाइंबिंग शुरू हो जाता है। 4th वीक से वो घर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और आमतौर पे फुल एक्टिविटीज़ मान लीजिए जिसमें कार चलाना, घर से बाहर वॉकिंग करना और सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, विदिन 2 मंथ्स ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ओबीज है या बहुत एजेड है या उनकी और मेडिकल इश्यूज हैं, तो भी हम अपर लिमिट मानते हैं कि अगर हम सही से फिजियोथेरेपी करें और प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो 90 डेज ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें फुल रिकवरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोगों को नी रिप्लेसमेंट के बारे में और आर्थराइटिस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। एक बात मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ये बीमारी बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन इस बीमारी से जूझ रही है, और ख़ासकर फीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा है बिकॉज मोस्टली उनका आउटडोर एक्टिविटी कम होता है, उनका खान पान भी कम होता है, मिल्क का इंटेक भी कम होता है, और उनको मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है जो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस को बढ़ाता है। तो जब ये इतनी साइजेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये केसेस नी रिप्लेसमेंट के, आर्थराइटिस के और बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी पेशेंट में, चाहे वो आपके फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, जब भी आप प्लान करते हैं नी रिप्लेसमेंट, किसी के बारे में सोचते हैं, कराते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है ताकि आपके पेशेंट को, संगी साथी को एक सही हॉस्पिटल मिले, सही इलाज मिले, सही उसका सर्जरी हो, ताकि इस सर्जरी के बाद वो नेक्स्ट कई सालों तक, 10-20 सालों तक एक पेन फ्री मोबाइल लाइफ जी सकें और उनको वापस अपने नी आर्थराइटिस की वजह से कभी भी कोई दवा ना खानी पड़े, कोई पेन किलर न लेना पड़े, और उसकी वजह से अपनी मोबिलिटी और एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़े। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आर्थराइटिस से रिलेटेड है और जो सारे मिथ्स थे नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए हुए हैं। थैंक यू सो मच।